जी जनाब, जी अभी आवाज़ क्लियर है। तो पहले सेशन में हमने जो है वो 705 और 706 की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की है, और स्पेसिफिकली यही है कि एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क के मुताबिक क्वेश्चन को आंसर करते हुए ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्टली ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, बट इसको जहन में रखना है कि कई दफ़ा सवाल हमारे सामने होते हैं और हम फ़ौरन से कोशिश कर रहे होते हैं ये कि पैराग्राफ में हर बात बता दें कि मटेरियलिटी भी है, फलाना भी है, ओपिनियन भी होना चाहिए, मैं भी ये करूँगा। अगर उसको तोड़ तोड़ के कर लेंगे ना तो आप एग्जामिनर को थोड़ा सा हिंट दे रहे होंगे कि वो आपको नंबर कितने किस तरह से डिवाइड करके दे। जब आप एग्जामिनर को एक इतना बड़ा सा पैराग्राफ लिख के दे देते हैं कि भाई इसी के अंदर से ढूंढ लो, मैंने सारी बात पूरी कर दी है, तो ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा सा तकलीफ दे। आप उसकी ज़िंदगी आसान करें, वो आपकी ज़िंदगी आसान करेगा। तो फैसिलिटेट करें, अपने आंसर को जितना तोड़ सकते हैं, जितना ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज़ गुड कि अगर आपकी एक चीज़ गलत हो तो उससे इम्पैक्ट नहीं आएगा पूरे आपके पेपर पे। तो आप किसी भी सवाल को करते हुए उसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे इसमें क्या क्या स्टेजेस हो सकती हैं आंसर करते हुए। ये जो हमारे 3 एरियाज़ हैं, रिस्क असेसमेंट का, कोड ऑफ एथिक्स का और 700 सीरीज़ का, जो मेन प्राइम एरियाज हैं, जब जब जो एरिया चल रहा होगा हम उसमें देखेंगे कि उसके पास पेपर के सवाल को आपने किस तरह से, या उसमें आईकेप में एग्जाम को किस तरह से आपने लेके चलना है। आज हम इंशाल्लाह कोड ऑफ एथिक्स को स्टार्ट कर देंगे 3rd सेशन से, और कल जब एंड हो रहा होगा तो हम देखेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स के सवाल को पेपर में आंसर करते हुए आपने ओपन बुक को कैसे यूज़ करना है और उसको किस तरह से लेके चलना है। 7-10 इस टाइम पे हम एक बड़े तकलीफ दे इस इशू को डिस्कस करने लगे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की एक बड़ी ग्लोबल कन्फ्यूजन होती है 7-10 को लेके, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या करस्पॉन्डिंग फिगर्स, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है ऐसे प्रीवियस ईयर्स की इंफॉर्मेशन। सरप्राइजिंगली 710 से 720 से ओपन बुक सपोर्टेड पेपर आता है, बट लोगों को ये नहीं पता होता कि इसका स्टैंडर्ड में जवाब कहाँ है। और कई दफ़ा सवाल यहाँ का पूछा जाता है, लोग नीचे वाले एरिया से जवाब दे रहे होते हैं। कई दफ़ा यहाँ से सवाल पूछा जाता है, लोग ऊपर वाले एरिया से जवाब दे रहे होते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग है, जो मैंने पहले दिन कहा था, सबसे पहली चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग है, फिर अगला लेवल है माइंड मैप, कि आपको पता हो कि कहाँ है, और देन आपका स्टैंडर्ड इस लेवल पे हाईलाइट हुआ हो कि आप पेपर में उसे लिख सकें। तो हम बात करने लगे हैं कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके ईयर से पीछे के जितने भी ईयर्स और पीछे की जितनी भी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है उन सबको कलेक्टिवली हम कहते हैं कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन 2 तरह की हो सकती है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप इनकी डेफिनेशंस को गौर से देखें तो वो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन where amounts and other disclosure for the prior periods are included as an integral part of current year financial statement। पिछले ईयर की कुछ अमाउंट्स और फिगर्स को इस ईयर की मैंडेटरी एलिमेंट के तौर पे ऐड किया गया है, एंड आर इंटेंडेड टू बी रीड ओनली इन रिलेशन टू द अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू करंट पीरियड। यानी कि करंट पीरियड के फाइनेंशियल्स के साथ कुछ ऐसी अमाउंट्स दी हुई हैं जो कि सोली इस पर्पस के लिए है कि आप करंट के साथ उसको कंपेयर कर सकें। द लेवल ऑफ डिटेल प्रेजेंटिंग इन करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इज डिक्टेटेड प्राइमरीली बाय इट्स रेलेवेंस टू द करंट पीरियड फिगर्स। करंट पीरियड की फिगर से जितनी रेलेवेंट है बस उतना उसको दिखाया जाएगा, ज़रूरी नहीं कि वो फुल फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हों। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट ना होती कि पिछले 1 साल की आपने इन्फॉर्मेशन देनी है या पिछले साल के फाइनेंशियल्स दिखाने हैं, तो फिर क्या होता, हम इस ईयर का डाटा दिखाते हैं जो करंट ईयर है, और कुछ जगह लोगों को कंपैरिजन पॉइंट्स देने के लिए हम उनसे कह देते हैं कि ये चीज़ प्रीवियस ईयर में ऐसे थी। या कई दफ़ा कुछ नोट में लिखा होता है कि इस दफ़ा हमारे बैड डेट्स की प्रोविजन 6% से बढ़ गई, पिछले साल इतनी थी। ये जो ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है ना, ये भी करस्पॉन्डिंग फिगर है। तो करस्पॉन्डिंग फिगर्स वो अमाउंट्स हैं जो करंट ईयर से -1 ईयर का कंपैरिजन दिया हुआ है, और ज़रूरी नहीं कि जो -1 ईयर की अमाउंट्स दी हुई हैं ये भी फुल फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल में हो, ये टुकड़ों में भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन, कुछ जगह हो सकती है, कुछ जगह नहीं भी हो सकती। बट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, complete financial statement including all the notes and disclosure as are given in current year financial statement। तो अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे ईयर के अलावा कुछ ऐसे ईयर हैं जो फुल फ्लेज ईयर दिए हुए हैं, फुल फ्लेज कंप्लीट along with all the 100% disclosure, तो फिर मैं उन चीज़ों को कहूँगा वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है, दुनिया में कई दफ़ा क्या होता है, 5-5 साल का डाटा दिखाते हैं, तो जो -1 से लेके -4 तक जा रहा होता है डाटा, वो सारे अगर फुल फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। मगर -1 ईयर फुल फ्लेज हो या ना हो, करस्पॉन्डिंग फिगर कहलाता है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में हम दिखाते हैं 1 ईयर पीछे का है,
तो जब हम -1 ईयर के फुल फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं तो टेक्निकली वो हैं तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट हमें उनको ट्रीट करना पड़ता है करस्पॉन्डिंग फिगर्स, क्योंकि हमने पिछले साल का ऑडिट नहीं करना होता। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक अजम्पशन है कि आप उनका ऑडिट कर रहे हैं। अब देखते हैं जरा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। Comparative information where amounts and other disclosure for prior period are included for comparison with the financial statement of current period, but if audited are referred to in auditor's opinion. Or then level of information included in those comparative financial statement is comparable with that of current. और इधर हमने कहा था level of detail जो है वो सिर्फ उतनी है जितनी रेलिवेंट है। तो अगर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2018 का डाटा आ रहा है और 2017 की सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं उसे कहूँगा करस्पॉन्डिंग फिगर्स। 2018 के फाइनेंशियल आ रहे हैं और 2017 के कंप्लीट 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद ऑल डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं, तो मैं उसको दोनों चीजें कहूंगा, वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, करस्पॉन्डिंग फिगर भी है। तो एज अ करस्पॉन्डिंग फिगर तो मैं उसको ट्रीट कर रहा हूँ, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको तब ट्रीट करूंगा जब मुझे कहा जाएगा कि आपने उसको ऑडिट भी करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे ईयर से पीछे की जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है वो करस्पॉन्डिंग फिगर्स भी हो सकती हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क नंबर 1, करस्पॉन्डिंग सिर्फ -1 ईयर की फिगर है, जबकि कंपैरेटिव पिछले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पीछे की चीज को भी कह सकते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करस्पॉन्डिंग फिगर सिर्फ अमाउंट्स हैं, जरूरी नहीं कि ये फुल फ्लेज फाइनेंशियल्स हो, जबकि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फुल फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीसरी चीज, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मैंने तब काम करना है जब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट मेरे स्कोप में शामिल है। करस्पॉन्डिंग फिगर वो कहें या ना कहें, ये मेरे स्कोप में हमेशा शामिल है। मैंने जब भी करंट ईयर का ऑडिट करना है तो करंट ईयर की फिगर्स के साथ मैंने करस्पॉन्डिंग फिगर को देखना है और उसको एज अ पार्ट ऑफ दिस करंट ईयर ऑडिट ट्रीट करना है। तो अगर पिछला पूरा साल 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल में मेरे पास मौजूद है तो इन पाकिस्तान में उसको करस्पॉन्डिंग फिगर्स तो कहूँगा ही, बट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब कहूंगा जब उसका ऑडिट भी मेरे जिम्मे हो। तो अगर मैं 2 साल 3 साल 4 साल का इकट्ठे ऑडिट कर रहा हूं तो पिछले ईयर्स की फुल फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे ऑडिट के स्कोप में आएंगी। और अगर मैं सिर्फ करंट ईयर का ऑडिट कर रहा हूं तो मैंने पिछले सालों को एज अ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखना, मगर -1 ईयर की जो अमाउंट्स हैं उनको मैंने करस्पॉन्डिंग फिगर्स के तौर पर देख लेना है। तो पॉइंट इज कि दोनों तकरीबन सेम है, लेकिन एप्लीकेशन का फर्क है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट -1 से पीछे के ईयर्स की भी हो सकती हैं, कई साल पीछे की भी इंफॉर्मेशन। अगर मेरे फाइनेंशियल में 5 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो -1 से पीछे की जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये जो -1 वाली है ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है क्योंकि वो फुल फ्लेज फाइनेंशियल है, और उसमें दी गई जो अमाउंट्स हैं वो करस्पॉन्डिंग फिगर्स। मैंने 2018 का ऑडिट करते हुए 2017 की सिर्फ करस्पॉन्डिंग फिगर्स की जिम्मेदारी लेनी है, सिर्फ उन पे टेंशन लेनी है। मैंने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जिम्मेदारी नहीं लेनी कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर और फलाना फलाना चीज़ बहुत अच्छी हो। बट इफ ऑडिटेड, अगर मुझे कहा जाए कि तुमने 3 साल का ऑडिट करना है तो मैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई करूंगा। तो ये स्टैंडर्ड हमेशा करस्पॉन्डिंग फिगर पे तो अप्लाई करेगा, मगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तब अप्लाई करेगा जब एक से ज़्यादा ईयर्स का ऑडिट मेरे जिम्मे दिया जाए। लेकिन ये एक से ज़्यादा ईयर्स का ऑडिट दें या ना दें मेरे जिम्मे, करंट ईयर का ऑडिट करते हुए करस्पॉन्डिंग फिगर्स को देखना तो मेरी जिम्मेदारी है ही। यहाँ से स्कोप को आगे लेके चलते हैं। अगेन अगर कोई कन्फ्यूजन है आप उसे नोट कर लें, हम बाद में लास्ट डे जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें देखेंगे। ऑडिटर के प्रोसीजर क्या है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन पे? जब भी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद हो तो ऑडिटर के जिम्मे ये है कि एक दफ़ा उस कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को पढ़ ले। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दोनों तरह की हो सकती है, करस्पॉन्डिंग भी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी। तो जब भी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, ये ओवरऑल बात हो रही है, जब भी आपके ईयर्स में पिछले ईयर्स का कुछ डाटा दिया हुआ है तो ऑडिटर को चाहिए कि वो देखे कि क्या फ्रेमवर्क ने जितने ईयर्स का डाटा देने का कहा था क्या उतना डाटा मौजूद है, क्या फ्रेमवर्क ने जिस तरह से जौन सी चीज़ें बताने का कहा था क्या उन्होंने वो वाला सारा काम कर लिया। अगेन अगर प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर ने ऑडिट किए हुए हैं और अब आप इस ईयर आके देख रहे हैं पिछले साल की चीज़ों को, तो आपको याद होगा 560 जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को डील करता है वो पिछले अकाउंट्स में किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट के ऊपर ऑडिटर को डील करता है, तो हम 560 वाले ऑडिटर की तरह ट्रीट करेंगे। देन ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से। फर्स्ट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 6 ईयर्स का डाटा आ रहा है तो आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि वो उन 6 के 6 ईयर्स के बारे में आपको जिम्मेदारी देंगे, वो जिम्मेदारी लेते हैं उसकी। भाई सन 2016 में आपने ऑडिट किया होगा और उस वक्त आपने उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली होगी। अब 2018 में अगर वो 2018 के साथ साथ 17, 16, 15 भी दिखा रहे हैं तो आप उनसे कहेंगे मुझे आज उन सारे ईयर्स पे दोबारा से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दें कि आज भी आप उन ईयर्स का जो डाटा इस वक्त डिस्प्ले कर रहे हैं आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं।
तो ये सिंपली कैरी फॉरवर्ड नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक से ज़्यादा ईयर्स का डाटा आ रहा है तो उन ईयर्स के ऊपर भी मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लूँगा। अब स्टैंडर्ड में अगर हम थोड़ा सा आगे जाके देखें तो करस्पॉन्डिंग फिगर से रिलेटेड ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है। मैं ऑडिट कर रहा हूँ सन 2018 का, सन 2018 का ऑडिट करते हुए सन 2017 की किसी भी फिगर से रिलेटेड क्या मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कोई? और अगर होनी चाहिए फिर तो मुझे 2 ईयर्स का ऑडिट करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट करें 2018 में 100 चीज़ें आ रही हैं और 2017 में उनमें से 70 के कंपेरेटिव्स आ रहे हैं, तो अगर तो वो मेरे ज़िम्मे है तो फिर तो मैं 2 ईयर्स का ऑडिट कर रहा हूँ, तो वो मेरे ज़िम्मे नहीं है, ये बात तो बड़ी क्लियर है। बट अगर वो गलत है तो चाहे वो मेरे ज़िम्मे नहीं है, मेरा यूज़र तो तंग हो रहा है। बात समझ आ रही है? कुछ अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो मेरा यूज़र तो डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे पहले हम एक बात करते हैं, जब करस्पॉन्डिंग फिगर्स प्रेजेंट हुई हैं तो ऑडिटर की ओपिनियन उसको रेफर नहीं करेगी। हम कहेंगे हमने 2018 का ऑडिट किया है, गलती से भी लोग 2017 की फिगर्स को मेरे से रिलेट ना कर लें। हाँ, कुछ केसेस में आपको रेफर करना पड़ सकता है अगर प्रायर पीरियड की इंफॉर्मेशन मॉडिफाइड ओपिनियन है और वो इशू अभी भी अनरिजॉल्व्ड है, तो मैं आज भी उसके ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का लास्ट टाइम क्लोजिंग बैलेंस था 700 मिलियन। मैंने मैनेजमेंट से कहा 700 मिलियन, उन्होंने कहा नहीं हम तो 600 मिलियन लिखेंगे। वो झूठ बोला था, उन्होंने गलत बात की थी। मैंने उस वक्त दे दी थी क्वालिफाइड ओपिनियन और क्या कहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद जो नॉन करंट एसेट का एरिया वो गलत है। ऐसे ही है। जब उस वक्त मैंने उसे गलत कहा था तो आज मैं उसे ठीक तो नहीं कह सकता। तो मेरे मुताबिक 700 मिलियन अगर ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए था तो उन्होंने फाइनेंशियल में ओपनिंग बैलेंस उतना ही दिखाया होगा जितना उन्होंने लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस दिखाया होगा। उन्होंने फाइनेंशियल में लास्ट टाइम 600 मिलियन लिखा था, मैंने कहा था झूठ बोल रहा है। इस दफ़ा उन्होंने ओपनिंग 600 मिलियन ही उठाया, उसी में प्लस माइनस करके इस दफ़ा का जो क्लोजिंग बनाया वो भी 100 मिलियन से अंडरस्टेट हो गया। तो मैं इस वक्त आज के नॉन करंट एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस को गलत इसलिए नहीं कह रहा कि वो गलत है, इसलिए कि ओपनिंग गलत है और उस ओपनिंग की गलती की वजह से मेरा क्लोजिंग भी गलत हो गया। बात समझ आ रही है? मैं पिछले साल की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन अगर पिछले साल में कुछ झूठ है, पिछले साल में कुछ गलत है और वही गलती कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो उसका इंपैक्ट भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ये तो हो गया अकाउंट बैलेंस जिसमें ओपनिंग बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस से फर्क पड़ता है। अच्छा, पिछले साल सेल्स 10 लाख की होनी चाहिए थी, उन्होंने रिकॉर्ड की हुई थी 8 लाख की, 2 से कम रिकॉर्ड की हुई थी। मुझे एक बात सोच के बताएं, इस दफ़ा की सेल का ओपनिंग बैलेंस से कोई ताल्लुक है? नहीं। तो अब पिछली दफ़ा के एरर की वजह से मेरे इस दफ़ा फाइनेंशियल्स तो नहीं गलत हो सकते, बट मेरे मुताबिक 10 लाख के थे सेल्स और उनके मुताबिक 8 लाख की सेल। इस दफ़ा सेल हो गई 11 लाख की। तो मैं ये चाहूँगा कि यूज़र को नज़र आए कि सेल्स में 1 मिलियन का इजाफा हुआ है, मतलब 1 लाख का इजाफा हुआ है, और उनके अकाउंट्स क्या दिखा रहे हैं, 3 लाख का इजाफा हुआ है। तो इस वक्त पिछले ईयर की फिगर ने मेरे इस ईयर की वैल्यू को तो ख़राब नहीं की, लेकिन पिछले ईयर के झूठ ने मेरे फाइनेंशियल्स की कंपेरेबिलिटी पे बात कर दी है। अगर आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो ये 2 चीज़ें हैं। अगर इफेक्ट ऑफ मैटर मटेरियल है और वही बात है ओपनिंग क्लोजिंग को अफेक्ट कर रहा है, तो इन बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ आप रेफर कर देंगे दोनों को, करंट पीरियड फिगर और करस्पॉन्डिंग फिगर इन डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर। आप कहेंगे इस दफा का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नॉन करंट एसेट गलत है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 2017 का जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो गलत है, या तो आप यूं करेंगे, या आप कहेंगे ऑडिट ओपिनियन इसलिए मॉडिफाई हुई है क्योंकि इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व मैटर कंपेरेबिलिटी पे हो रहा है। हमने कहा ना, अगर तो ओपनिंग क्लोजिंग को अफेक्ट करेगा तो हम कहेंगे ओपनिंग झूठा तो क्लोजिंग भी झूठा, और अगर पिछला साल इस साल को अफेक्ट नहीं कर रहा मगर कंपेरेबिलिटी का मसला है तो हम कहेंगे कि इस दफ़ा की हम इसलिए मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं क्योंकि पिछली दफ़ा और इसको जब कंपेयर करें तो हमारे यूज़र मिसलीड हो रहे हैं, तो यूज़र्स की कंपेरेबिलिटी वाली जो पॉइंट है वो मिस हो गया, जिसकी वजह से हम ओपिनियन ख़राब कर रहे हैं। तो हमने सिचुएशन 1 देखी। अगर करस्पॉन्डिंग फिगर, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहा, करस्पॉन्डिंग फिगर पे पिछले साल मॉडिफिकेशन डाली थी तो मैं इस दफ़ा भी मॉडिफिकेशन डालूंगा, इस वजह से कि या तो ओपनिंग क्लोजिंग को डिस्टर्ब कर रहा है या इस वजह से कि मेरी कंपेरेबिलिटी पे फर्क आ रहा है। सिचुएशन 1 समझ आई। सेकेंड सिचुएशन, अगर मेरी प्रायर पीरियड की ओपिनियन मॉडिफाइड थी और मैटर रिजॉल्व हो गया, उधर हमने क्या कहा था
अनरिजॉल्व है, वो मतलब इशू था वो अभी तक अनरिजॉल्व है, तो मैंने पिछली ही दफ़ा की मॉडिफिकेशन कैरी फॉरवर्ड कर दी। अब अगर पिछली दफ़ा का इशू मॉडिफाइड ओपिनियन की तरफ था और मैटर रिजॉल्व हो गया है, तो अब मुझे पिछले ईयर की मॉडिफिकेशन को हाईलाइट करके इस दफ़ा की ओपिनियन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने ओपनिंग को रीस्टेट किया है तो उन्होंने कहीं रिटेन अर्निंग्स और इस तरह की चीज़ों को एडजस्ट किया होगा, थोड़ा एडजस्ट करके IAS 8 के मुताबिक मुझे मेरे इस दफ़ा के करंट ईयर सही बना दिया। और जब करंट ईयर सही बना दिया तो मेरा ओपनिंग भी सही कर दिया होगा उन्होंने, तो मुझे इस दफ़ा अपने फाइनेंशियल्स को देख के कोई दुख नहीं है। हाँ, वो जो नोट है जो उस चीज़ के ऊपर वर्किंग बता रहा है, अगर मुझे बहुत ज़रूरत महसूस हो तो क्या करूँ, उस नोट पे एम्फेसिस कर दूँ। तो सिचुएशन 1 पिछला इशू था, ओपिनियन ख़राब हुई थी, इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो इस दफ़ा भी ओपिनियन ख़राब कर दूंगा, या ओपनिंग की गड़बड़ की वजह से या कंपेरेबिलिटी की वजह से। पिछला इशू था, रिजॉल्व हो गया, प्रॉपर्ली रिजॉल्व हुआ, पहले चेक किया जाएगा। अगर रिजॉल्व हो गया तो मुझे इस दफ़ा ओपिनियन मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मगर वही बात है, एम्फेसिस ऑफ मैटर की तरफ जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ। ये दूसरा आउटकम हो गया। तीसरा आउटकम, अगर ऑडिटर को इस वक्त ये पता लगता है कि प्रायर पीरियड्स में मटेरियल में स्टेटमेंट थी मगर गलती से उस वक्त अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस हुआ था और करस्पॉन्डिंग फिगर को एडजस्ट नहीं किया गया, आपको इस दफ़ा पता लगा कि पिछली दफ़ा एक गड़बड़ थी, वो पिछली दफ़ा नहीं आइडेंटिफाई हुई थी। जब पिछली दफ़ा नहीं आइडेंटिफाई हुई तो पिछला क्लोजिंग बैलेंस भी गलत था, जब वो गलत था तो ओपनिंग बैलेंस भी गलत है। और अब मैं ये कह ही नहीं सकता कि पिछली दफ़ा ऑडिटर ने जो ख़राब ओपिनियन दिया था मैं उसी को कैरी कर रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि अगर हमें एरर कभी भी आइडेंटिफाई होता है, बाद में भी आइडेंटिफाई होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ठीक करवा देते हैं। हम प्रोस्पेक्टिवली तो चीज़ों को लेके चल रहे हैं, कुछ जगह पे हम रेट्रोस्पेक्टिव तरफ भी जाते हैं, हम पीछे से ओपनिंग को एडजस्ट करवाने की तरफ जाते हैं। तो अगर मुझे आज पता लगा है कि एक चीज़ प्रीवियसली गलत थी तो मैं मैनेजमेंट के पास जाऊंगा और मैं उनसे कहूँगा ओपनिंग को एडजस्ट करें, और अगर वो ओपनिंग को एडजस्ट कर देंगे तो मैं देखूंगा IAS 8 वाला मामला सही से है या नहीं है। अगर वो मेरी फरमाइश नहीं मानेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन मटेरियलिटी मैं क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकता हूँ, एक्सप्रेस ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन भी दे सकता हूँ। ये सिचुएशन 3 है। सिचुएशन 3 क्या है, प्रीवियस ईयर की मटेरियल में स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई और मैनेजमेंट को आपने कहा कि उसको एडजस्ट कर लो करंट ईयर में, और मैनेजमेंट आपकी बात नहीं मान रही। चौथी सिचुएशन, आपको एक चीज़ ऐसी नजर आई और उन्होंने करस्पॉन्डिंग फिगर को प्रॉपर्ली रीस्टेट कर दिया और अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर बना दिए, तो बस ठीक है, मैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ से उस चीज़ को हाईलाइट करूं क्योंकि अब बड़ा ज़रूरी है। मैंने इस ईयर में रहते हुए पिछली ईयर को एडजस्ट करवा दिया है, नॉट ड्यू टू कि पिछली दफ़ा उसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन थी, इसलिए कि मुझे आज पता लगा है कि पीछे का कोई मसला था। अब पिछला ऑडिट तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन मेरा करंट ईयर ख़राब हो रहा है, तो मैं ऐसे में ओपनिंग बैलेंस को एडजस्ट करवाऊं और वो नोट प्रॉपर तरीके से डाल दें, तो मैं उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ से हाईलाइट कर दूंगा कि ये एक अहम मामला है जो हमारा आपस में डिस्कस हुआ है। 4 आउटकम, चारों नज़र आ रहे हैं। पिछली दफ़ा मॉडिफिकेशन थी, इस दफ़ा भी मॉडिफिकेशन होगी। पिछली दफ़ा मॉडिफिकेशन थी, मामला रिजॉल्व हो गया, इस दफ़ा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। दिल करे तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अगेन स्टैंडर्ड ने बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया। इस दफ़ा इशू नज़र आया पिछली दफ़ा से रिलेटेड, अगर ठीक ना करें तो इस दफ़ा भी ख़राब ओपिनियन। इस दफ़ा इशू नज़र आया पिछले से रिलेटेड, ठीक कर लिया, साफ ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। तो 4 ही सिचुएशन हो सकती हैं। पिछला मसला अभी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, या आज पता लगा कि पीछे एक मसला था, बस उस टाइम पे वो एज अ मसला प्रेजेंट नहीं हुआ था। चारों आउटकम समझ आ रही हैं। तो अब अगेन ये देखें, इसमें कहीं पे भी मैं पिछले ईयर का ऑडिट नहीं कर रहा, मगर पिछले ईयर की वो फिगर जो मेरे यूज़र को कंफ्यूज कर रही है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। अब चाहे वो फाइनेंशियल्स फुल की फॉर्म में हो, चाहे वो एक छोटी सी फिगर हो जो कि गलत आ रही हो, मैं उसके ऊपर बात करूँगा। अगर पिछला ऑडिट किसी और ने किया है, भाई जब पिछला ऑडिट किसी और ने किया है तो मैं तो बड़े सीधी सी बात है अदर मैटर में बता दूं कि ओपनिंग, ऐसा ना हो कि ओपनिंग खामखा मेरे ज़िम्मे थोपने की कोशिश कर रहे हो लोग। तो अगर पिछला ऑडिट किसी और ने किया है तो मैं बताऊं भाई पिछला ऑडिट वो वाले भाई साहब ने किया था और वो वाले भाई साहब ने ये वाली ओपिनियन एक्सप्रेस की थी, और अगर उसने ओपिनियन मॉडिफाई की थी तो हम बताएंगे उसने क्यों मॉडिफाई की थी और उसकी रिपोर्ट की डेट क्या थी, ताकि मैं यूजर्स को बता दूं कि ऐसा ना हो कि मुझे उठा के आप कहोगे ये क्यों नहीं देखा, ये क्यों नहीं देखा, पिछला ऑडिट मैंने नहीं किया, फलाना साहब ने किया था, ये उनकी रिपोर्ट थी, ये उन्होंने मसला आइडेंटिफाई किया था और ये उनकी रिपोर्ट की डेट है। और अगर सिरे से पिछला पीरियड ऑडिट ही नहीं हुआ तो आप अदर मैटर में एक्सप्रेसली बताएंगे कि मैं जो इस वक्त आया हूँ तो मेरे से जो इससे पीछे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो अनऑडिटेड है, यानी कि जो डाटा सामने नजर आ रहा है वो अनऑडिटेड है। अब क्या करेंगे अगर अनऑडिटेड है डाटा? हमें चेक करना चाहिए उसे, है ना। अगर हम चेक करेंगे तो फिर तो पूरा ऑडिट खुल जाएगा, और हम चेक नहीं करेंगे
तो यूज़र के साथ गड़बड़ हो सकती है। तो करंट ईयर का ऑडिट करते हुए अगर मुझे ओपनिंग के ऊपर कुछ मसले इश्यूज आइडेंटिफाई होते हैं, जैसे हमारा तीसरा और चौथा आउटकम था, तो मैं ज़रूर उसको ठीक करवाऊँ, लेकिन ज़बरदस्ती पिछले ईयर में ना घुसूँ। फिर मैं 510 को फॉलो करूंगा। 510 ने कहा है कि जब आपने ओपनिंग बैलेंसेस को देखना है तो उसके ऊपर कुछ मोटी मोटी जिम्मेदारी है, बस उतनी जिम्मेदारी अदा करनी है, ज़्यादा दिल पे नहीं लेना ओपनिंग बैलेंसेस को, वरना अगर मैं ओपनिंग बैलेंस की 100% ऑडिट करना शुरू कर दूं तो टेक्निकली वो तो पिछले साल का ऑडिट है। तो ऑडिटर ने ज़रूरत की हद तक जिम्मेदारी लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं। ये हो गया ये मामला। अब बात करते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। इसको अब हमने डिफरेंशिएट करना है करस्पॉन्डिंग फिगर से। करस्पॉन्डिंग फिगर ये थी कि फाइनेंशियल्स मेरे 2018 मेरी जिम्मेदारी और पिछला कुछ डाटा मेरे सामने है, शायद वो पूरे फाइनेंशियल्स की शक्ल में हो, शायद वो टुकड़ों की शक्ल में हो। करस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे स्कोप में सिर्फ तब आएंगे जब मुझे पिछले उस पूरे ईयर का ऑडिट मिलेगा। स्कोप जहन में रहेगा। अब अगर मैं 2018 में ऑडिट करने आऊँ और वो कहें कि जी हम लोगों ने फर्स्ट करें प्रोस्पेक्टस इशू करना है, या ऐसा है कि आप एक काम करें, आप 3 सालों का इकट्ठा ऑडिट भी कर दें। अब मैं करंट ऑडिट कर रहा हूँ और 3 साल का इकट्ठे ऑडिट करना है, तो 2018, 2017 और 2016 तीनों का ऑडिट मेरे पास है। खूबसूरत बात यह है कि 2017 और 16 की अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट भी मौजूद होगी, या मेरी ही या किसी और की। सेंसिटिविटी समझ रहे हैं कि मैंने इस दफ़ा का ऑडिट करना है और मैंने ही पिछली दफ़ा का ऑफिशियल ऑडिट भी करना है। अब मैं सिलेक्टेड बेसिस पे जिम्मेदारी नहीं ले रहा, मैं पूरे फाइनेंशियल्स की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, और मैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट की जिम्मेदारी ले रहा हूँ जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अपने टाइम पे ऑडिट हुआ था, और शायद मैंने ही किया था या शायद किसी और ने किया था। तो अब इसके पैरामीटर थोड़े से डिफरेंट होंगे, जहन में रखना है। जब तक IQ पेपर में हिंट ना दे कि पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट आपके जिम्मे है और अब ये पिछले फाइनेंशियल्स का मसला है, तब तक आपने उसको उस तरह ऑन नहीं करना। करस्पॉन्डिंग फिगर सिर्फ -1 ईयर तक होती है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट -4, 5 जितने ईयर्स भी दिए हुए हैं, अगर वो फुल फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है नंबर 1, और नंबर 2 अगर वो मेरे स्कोप में आते हैं तो फिर मुझे देखना पड़ेगा। अब देखते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हुए हैं तो ऑडिटर की ओपिनियन हर उस टाइम पीरियड को रेफर करेगी जिसके ऊपर ऑडिटर ने ओपिनियन भी दी है। अगर मेरे फाइनेंशियल में पिछले 3 साल आ रहे हैं और मैंने तीनों को ऑडिट किया है, तो मुझे अपने ओपिनियन में बताना होगा कि मैंने ये वाला और ये वाला सारे ईयर्स का ऑडिट किया है। याद है हमने क्या कहा था इंट्रो पैराग्राफ में? बता दो कि मैंने वो वाली कंपनी के वो वाले ईयर के फाइनेंशियल ऑडिट किए हैं। तो जब आपने 3 साल का ऑडिट किया है तो फिर आप एक्सप्रेसली बताएंगे कि मैंने ये और ये का ऑडिट किया है। तो फाइनेंशियल्स में जब ज़्यादा चीज़ें आती हैं और आप कहते हैं मैंने इन फाइनेंशियल्स का ऑडिट किया है, तो यू हैव टू स्पेसिफाई कि मैंने कौन से ईयर का ऑडिट किया है। तो कॉमनली आप करंट ईयर बताते हैं, लेकिन अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदारी हुई, अगर हमारी जिम्मेदारी हुई, तो हम बताएंगे कि कौन कौन से कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हमारी जिम्मेदारी है। अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और करंट पीरियड के ऑडिट को आप साथ साथ रिपोर्ट कर रहे हैं और उन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, मैं 2018 का ऑडिट कर रहा हूँ, ओके, और 2016, 17, 18 ये तीनों का कंपोजिट ऑडिट भी है, तो 2018 का जो ऑडिट किया वो वाले प्रोसीजर मेरे कंपोजिट ऑडिट पर चले जाएंगे। 2017 का मैंने ऑडिट किया तो इस वक्त मुझे एक ऐसा फैक्ट पता लगा जो सन 2017 के ऑडिट करते हुए मुझे नहीं पता लगा था, और अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मुझे 2017 पे साफ ओपिनियन नहीं देनी चाहिए, जबकि असल वाले 2017 में मैंने साफ ओपिनियन दी थी। मैं एक ऑडिटर हूं जिसके दिल में पब्लिक का दर्द है। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था, लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप इस दफ़ा अगर पिछले ईयर पे आप इस वक्त ऑडिट करते हुए कोई मॉडिफिकेशन सोच रहे हैं तो दे देंगे मॉडिफिकेशन, बट अपने यूजर्स को बताएंगे। ऑडिटर ओपिनियन सच प्रायर पीरियड डिफर फ्रॉम ओपिनियन प्रीवियसली एक्सप्रेस्ड। Auditor shall disclose substantive reason for different opinion in other matter paragraph। आप डिफरेंट ओपिनियन दे देंगे और अदर मैटर पैराग्राफ में आप बताएंगे कि भाई उस वक्त क्या हालात हुआ क्या थे, अब क्या हालात हुआ क्या थे, उस वक्त मुझे उस लेवल पे एविडेंस नहीं मिला था, लेकिन अगर आज मुझे पता लग गया है तो ऐसा नहीं है कि मैं उस गलती को उस वक्त से छुपाने की कोशिश करूं। क्योंकि मुझे आज पता लग गया तो मेरे आज उस 2017 के ऊपर ये ओपिनियन है जिस 2017 पे मैंने ही ये वाली ओपिनियन दी थी। तो अगर आप अपनी ही बात को नेगेट कर रहे हैं तो यू हैव टू टेल द सब्सटेंटिव रीजन कि ऐसा क्यों हुआ है, आप अपनी ही पुरानी ओपिनियन के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं। डन। पिछली टाइम पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर किसी और ने ऑडिट किए हैं फिर तो मसला ही बड़ा आसान सा है कि हम बता दें कि अदर मैटर पैराग्राफ में फाइनेंशियल्स किसी और ने ऑडिट किया, उसने ये ओपिनियन दी थी और उसकी रिपोर्ट की डेट है, लेकिन उसको और मेरा क्लैश आ गया, फिर क्या होगा? ये तो ऑडिट प्रोफेशन बदनाम हो जाएगा। मैं अपने आप से क्लैश करके मैं आया, मैंने पब्लिकली कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे ख्यालात गलत थे, उस वक्त मुझे कुछ और पता था, अब कुछ और पता है, तो मैं इस हकीकत तक पहुँचा हूँ। अब अगर मैं आके कहूँ कि मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, वो तो चोर लोग थे, वो तो बेईमान थे, असल तो मैं हूँ, तो प्रोफेशन बदनाम होगा।
अब आप क्या करेंगे, अगर मटेरियल में स्टेटमेंट ऐसी निकल आए दैट अफेक्ट्स प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके ऊपर एक साफ ओपिनियन देके बैठा हुआ है आपका ही एक दोस्त, आपके ही प्रोफेशन से कोई और ऑडिटर, तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट के अप्रोप्रिएट लेवल से, दोषा विद गवर्नेंस से, और उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि पिछले ऑडिटर से रब्ता करके उसको बताएं कि ये एक मसला है। और अगर पिछले वाले फाइनेंशियल अमेंड हो जाए और पिछला ऑडिटर अपनी पिछली रिपोर्ट को अमेंड कर ले, तो फिर मैं सिर्फ करंट ईयर पे रिपोर्ट करूंगा और पिछले फाइनेंशियल्स की रिपोर्ट के लिए उसकी रिपोर्ट को रेफर कर दूंगा। अपने ही प्रोफेशन में आपने अपने भाइयों के साथ जुल्म नहीं करना, उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछालनी कि वो तो ऐसे दे के गए थे ओपिनियन, तो अगर आपको पता लग गया कि ओपिनियन चेंज होने लगी है, अगर तो मैं ही पिछला ऑडिटर अभी का ऑडिटर था तो मैंने एक्सप्रेसली मान लिया कि मैं उस टाइम पे नहीं देख सका था, अब ये इश्यूज़ हैं, और फिर मैंने पब्लिकली बता दिया। और अगर मैं नहीं था, पिछला ऑडिटर कोई और था, तो फिर मैंने पहले कोशिश करनी है कि वो ऑडिटर अपनी चीज़ अमेंड कर ले। अगर वो अमेंड कर दे, पिछले फाइनेंशियल अमेंड हो जाए, जब पिछले फाइनेंशियल अमेंड होंगे तो 560 आ जाएगा, 560 इशुएंस के बाद भी फाइनेंशियल अमेंड करने की इजाज़त देता है, याद है ना। तो वो फाइनेंशियल अमेंड होंगे, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट अमेंड करेगा, तब ऑडिटर की नई रिपोर्ट और नए फाइनेंशियल्स 2017 के लेटेस्ट अमेंडेड रिपोर्ट फिर उस ऑडिटर की मानी जाएगी। मैं फिर 2018 पे ओपिनियन दूंगा, 2017 को मैं कह दूंगा कि वही पिछली वाली रिपोर्ट आपके लिए काफ़ी है, जो कि मैनेजमेंट को चाहिए उस ईयर के ऑडिट से रिलेटेड। अगर पिछला ऑडिट नहीं हुआ तो अगेन वही वाली बात कि हम वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम बता देंगे कि पिछले ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनको हम लोगों ने इस तरह से नहीं देखा। तो कंपैरेटिव करस्पॉन्डिंग फिगर्स छोटा सा स्टैंडर्ड है, काफ़ी टेक्निकल स्टैंडर्ड है। तकरीबन 3-4 अटैम्प्ट्स गुजरने के बाद आईकेएप इसमें से 5 नंबर, 6 नंबर, कभी कभी 7-8 नंबर का एक आध सवाल बना देता है। टिपिकली ओपन बुक सपोर्टेड होता है, लेकिन जो स्टूडेंट उस टाइम पे ज़िंदगी में पहली दफ़ा 710 ओपन करता है ना, वो इतनी कलाबाजियाँ खाना शुरू हो जाता है कि वो पता नहीं कौन सा पैराग्राफ उठा के लिखाता है। और जब लिख रहा होता है ना, तो पहले जुमले तक उसे डाउट होता है कि मैं गलत लिख रहा हूँ या सही लिख रहा हूँ, दूसरे जुमले तक वो कह रहा होता है कि मज़ा तो बड़ा आ रहा है वैसे लिखते हुए, तीसरे जुमले तक पहुँचते हुए ना वो कामिल यकीन की मंजिल पे पहुँच गया होता है कि वो जो लिख रहा है उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। और जब पेपर से बाहर निकलता है तो दोस्तों को बताता है मैं तो फड़गा पड़गू के आ गया हूँ, मैं तो सफ़े के सफ़े भर दिए हैं, मैंने जो किताब खोल के लिखा है ना ऐसा तो शायद ही किसी ने लिखा हो। और उसके बाद आईकेएप के एग्जामिनर कमेंट आया कि भाई स्टूडेंट्स ने 4-5 पैराग्राफ लिख दिए, जबकि जो पैराग्राफ चाहिए था वो तो वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं। क्लियर? तो ऐसे में मैप क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार बात कर रहा होता हूँ, तो 7-10 पढ़ा हुआ हो, हमने हाईलाइट किया हुआ, तो उसके छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं और तकरीबन बहुत ही आसान सा सवाल आता है उन लोगों के लिए जिनको इनके फ़र्क पता हो। अदरवाइज़ आप गलत चीज़ का गलत ट्रीटमेंट लिखाएंगे। बहुत लंबे चौड़े इशूज़ नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं। हम क्यों दुखी हो रहे हैं? हम 5-10 की तरफ चलते हैं। सवाल तो आप साथ साथ नोट कर ही रहे हैं। 5-10 ने ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर बात की। 7-10 चूँकि ओपनिंग बैलेंस की ऑडिटिंग और उस पर रिपोर्ट की इंप्लीकेशन की बात हो रही है, तो लगे हाथ हम 5-10 को भी देख लें। ये भी छोटा सा स्टैंडर्ड है और मैंने तो मज़ीद छोटा करके आपके सामने स्लाइड्स में तो बिल्कुल टू द पॉइंट प्रेजेंट किया है। 5-10 हमें क्या बताता है? 5-10 में कुछ डेफिनेशन है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट वो है जिसमें पिछले फाइनेंशियल या तो ऑडिट नहीं हुए या अगर ऑडिट हुए हैं तो मैंने नहीं किए। अगेन स्टैंडर्ड ने इस एरिया को खाली नहीं छोड़ा। स्टैंडर्ड ने कहा है कि अगर पिछला ऑडिट नहीं भी हुआ हुआ या किसी और ने ऑडिट किया हुआ तो भी हमारे इस करंट ऑडिटर की कुछ जिम्मेदारी है। वो कुछ जिम्मेदारी हम यहाँ देख लेंगे। इससे अगला स्टेप तो हम पहले से ही देख के बैठे हुए हैं कि अगर गड़बड़ होगी तो क्या क्या किस तरह से। फिर ओपनिंग बैलेंस, वो अकाउंट बैलेंस जो कि बिगनिंग ऑफ द पीरियड पे एग्जिस्ट करते हैं और उसकी उन्होंने डेफिनेशन दी है। प्रीडिसेसर ऑडिटर, वो ऑडिटर जो हम नहीं है, हमसे पहले कोई और ऑडिटर जो कि पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करके गया। अब 5-10 ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में क्या कहता है? 5-10 ये कहता है कि ऑडिटर ने मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी है और मोस्ट रीसेंट ऑडिटर रिपोर्ट पढ़नी है। पिछले ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ेगा, पिछले ईयर के फाइनेंशियल्स देखेगा। सन 2017 में भी जब बैठा होगा तो 2017 के फाइनेंशियल्स देखेगा 18 में बैठे हुए, और 2017 के ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट देखेगा और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करेगा कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड हुए हैं। भाई पिछला साल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो देख सकते हैं कि जिसको पिछला साल क्लोजिंग बोला था उसको इसी दफ़ा ओपनिंग भी बोला या नहीं। तो मैं भले पिछले ईयर का ऑडिट ना करूं, लेकिन पिछले ईयर की कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ द थिंग्स तो देख सकता हूं। फिर पॉलिसीज कंसिस्टेंटली आगे लेके आई जा रही हैं या नहीं लेके आई जा रही। तो पिछले ईयर का ऑडिट मेरे जिम्मे नहीं है, लेकिन पिछले ईयर की चीज़ों का कंसिस्टेंट तरीके से, प्रॉपर तरीके से कैरी फॉरवर्ड जो है वो मेरे जिम्मे है कि मैं उसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँगा। और फिर इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितने सेंसिटिव हैं चीज़ों को लेके। जब प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हुए थे तो पिछले ऑडिटर के अगर वर्किंग पेपर आपको मिल जाए,
अब दूसरे मुल्कों में ऐसा हो जाता होगा कि अगर एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर से फरमाइश करता होगा कि जरा अपने वर्किंग पेपर तो दिखाना, तो वो शरीफ आदमी उसे दिखा देता होगा। पाकिस्तान में ये फरमाइश कैसे कर सकते हैं हम? क्योंकि दूसरी फर्म को अगर हमने कहा कि अपने वर्किंग पेपर दिखाओ, तो वो तो कभी भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इनको पता लग जाए कि हम भी काम नहीं कर रहे। ज़ाहिर हर फर्म की अपनी अपनी टेक्निक है, हर फर्म का अपना अपना तरीका है काम करने का। तो ये पहला वाला प्रोसीजर थोड़ा सा मुश्किल है कि आप उनसे कहें कि ज़रा अपने वर्किंग पेपर तो दिखाएं, यानी पिछला ऑडिट मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। तो एक तरीका ये है कि अगर मुझे ओपनिंग बैलेंसेस पे थोड़ी सी घबराहट हो और मेरे लिए ज़रूरी भी हो, तो मैं पिछले ऑडिटर से रब्ता करके किसी तरह से अगर उसके वर्किंग पेपर देख लूँ। नहीं तो हमने कहा है वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक आध जो प्रोसीजर आप लगा सकें। और क्या ऑप्शन है? इवेल्युएटिंग वेदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन करंट पीरियड प्रोवाइड एविडेंस रेलेवेंट टू ओपनिंग बैलेंस। कभी कभी कुछ एरियाज पे वर्किंग करते हुए मुझे ओपनिंग ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है, जैसे डेटर्स पे काम कर रहा हूँ तो सब्सिक्वेंट क्लियरेंस, जैसे बैंक के क्लोजिंग पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पिछली दफ़ा की BRS और वो चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं। कई दफ़ा इन्वेंट्री के क्लोजिंग बैलेंस को रिवर्स वर्किंग आउट करके पहुँचूँ तो मैं ओपनिंग तक भी पहुँच सकता हूँ। तो कभी कभी ये होता है कि आप करंट ईयर पे जब काम कर रहे होते हैं तो उस एरिया को ऑडिट करते करते खुद ब खुद ओपनिंग वेरीफाई हो जाता है। तो जो खुद ब खुद वेरीफाई हो जाए वो तो बड़ी अच्छी बात है। देन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस, यानी अब आपके पास 2-3 ऑप्शंस है। या तो आप कहें कि भाई मुझे ईमान के सबसे हल्के दर्जे पे खेलना है, वो ये है कि आपने सिंपली बस जिस एरिया में ऑटोमेटिकली ओपनिंग वेरीफाई हो रहा था बस उस एरिया में वेरीफाई करके कहा मेरी जिम्मेदारी हो गई पूरी। दूसरा तरीका ये है कि पिछले ऑर्डर के वर्किंग पेपर उठाए, ओपनिंग को देखा, मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया और कहा हाँ ठीक है चीज़ें सही लग रही हैं। और अगर बहुत जज्बाती हो गए तो आपने उनमें से कुछ सिलेक्टेड एरियाज उठाए और उनके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगाने शुरू कर दिए। तो स्टैंडर्ड ने आपको कहा कि आपकी मर्जी है कि आप इनमें से एक काम भी कर सकते हैं और ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है जजमेंट पे, ये डिपेंड करता है उस वक्त की सिचुएशन पे और उन हालात पे। डन। अगर ऑडिटर ये एविडेंस हासिल कर ले कि ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है और वो इस करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं, तो आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे ये जानने के लिए कि अब क्या होगा। यानी अगर आपको लग रहा है कि ओपनिंग मेरी मसला है और वो क्लोजिंग को अफेक्ट कर सकता है, तो आप फर्दर प्रोसीजर्स लगा के कंफर्म करेंगे कि वो क्लोजिंग को कितना इफेक्ट कर सकता है। और अगर उसे लगे कि करंट पीरियड में एक मिस स्टेटमेंट नज़र आ रही है तो उसको चाहिए कि वो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट और दोस्त विद गवर्नेंस से डिस्कस करे। और अगर वहाँ से भी कोई मुतमईन जवाब ना मिले फिर क्या करे? फिर 710 में चला जाए, जिसको भी हम डिटेल से पढ़ के आए हैं कि अगर पिछले तो 5-10 ने सिर्फ हमें बताया ऑडिट एविडेंस के बारे में और कुछ मोटी मोटी ब्रॉड फॉरवर्ड से रिलेटेड मसले हैं तो ऑडिटर को जो तकलीफ है वो बताई है। मगर वो मसले आइडेंटिफाई होने के बाद, प्रॉब्लम देखने के बाद आपने कहाँ जाना है? 7-10 की तरफ। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी ये भी आपने देखनी है। अगेन जिस तरह से आपने अमाउंट्स की कंसिस्टेंसी देखी है, ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस की कंसिस्टेंसी देखी है, वैसे ही आप देखेंगे कि जो पीछे से पॉलिसीज़ चली आ रही हैं क्या प्रॉपर्ली आगे तक उसी तरह से आ रही हैं, क्या कंसिस्टेंटली नज़र आ रही हैं, क्या चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में प्रॉपर तरीके से आपने वो वर्किंग करके ओपनिंग क्लोजिंग को सही से एडजस्ट कर दिया है। भाई ओपनिंग आपका जिम्मा नहीं है, लेकिन IAS 8 के मुताबिक अगर आपको ओपनिंग रीस्टेट करना पड़े फिर तो ओपनिंग आपकी जिम्मेदारी है। तो आप ये देखें कि क्या उस तरह की सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो गई हैं। फिर पिछले ऑडिटर की रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन को देखें और अगर उस मॉडिफिकेशन के मुताबिक आपको कोई रिस्क नज़र आता है तो आप उसको करंट पीरियड में भी उस रिस्क के ऊपर सोचें। जैसे ही आपने ऑडिट शुरू किया, 710 ने तो हमें ऑडिट के एंड की बातें बताई थी ना। जब आपने ऑडिट शुरू किया, आपने ओपनिंग बैलेंसेस देखे, पिछले ईयर की ऑडिटर की रिपोर्ट देखी, वो भाई साहब ने नॉन करंट एसेट पे रिपोर्ट ख़राब की हुई थी, तो एटलीस्ट ये तो पता लग गया कि नॉन करंट एसेट थोड़ा ख़तरनाक एरिया है। तो इस दफ़ा मैं अपने नॉन करंट एसेट्स पे तो थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रह सकता हूँ। तो हमने पिछली दफ़ा की ओपनिंग बैलेंसेस और पिछले ऑडिटर की बातों की वजह से कुछ चीज़ों पे ज़रा फोकस कर दें, उसका जिक्र किया 5-10 ने। देन ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर अगर ऑडिटर्स अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस, आपको ओपनिंग बैलेंस मिल ही नहीं रहा। फॉर एग्जांपल आपने कहा ज़रा पिछले ईयर की ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ, उन्होंने हंस के कहा कौन सी ऑडिट रिपोर्ट, हमने तो ऑडिट नहीं कराया था। आपने कहा अच्छा चलो मुझे पिछले पीरियड के फाइनेंशियल दे दो, उन्होंने कहा वो तो सैलाब में बह गए। आपने कहा क्या मतलब, आपके पास क्या है? उन्होंने कहा हौसला ऑडिट करवाने का। अब जब ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, मेरे पास कोई डाटा ही नहीं है, मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है, ना पिछला ऑडिटर मौजूद है, ना पिछली ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है, ना पिछले फाइनेंशियल, कहने का मतलब अगर ओपनिंग बैलेंसेस को मैं नहीं वेरीफाई कर रहा तो ये डिपेंड करता है मैं किस लेवल पे नहीं वेरीफाई कर पा रहा। जैसे मेरी सिचुएशन में तो ओपनिंग बैलेंस ही उजड़ गया,
तो जब इतने बड़े लेवल का मसला आ जाए फिर तो डिस्क्लेमर के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं। और अगर कुछ चीज़ों में सिलेक्टेड मसला और ओपनिंग के ऊपर हमें अभी वो एविडेंस ना मिल पा रहा हो जिस पे हम उसको सही या गलत कह सकें, तो इवन हम उस ओपनिंग बैलेंस की उस मटेरियल लेवल की गलती पे क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हैं। और फिर अगर ओपनिंग बैलेंस में एक मिस स्टेटमेंट है जो कि करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी मुतासिर कर रही है और प्रॉपर तरीके से उसको अकाउंट फॉर नहीं किया गया, तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दी जा सकती है। ये वाली बात हमने 710 में भी देखी थी। तो अगेन ये 510 और 710 जब आपने पढ़ना है तो आपने 510 710 दोनों को जोड़ के पढ़ना है। 710 पहले पढ़ने से रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन क्लियर हो जाती है, फिर 510 आप पढ़ते हैं तो बहुत ही बेसिक लेवल की ओपनिंग बैलेंसेस की ऑडिटिंग की बात होती है। तो ये 510 इनके साथ जोड़ के पढ़ा जाए। इसी तरह से अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी में मसला हो, अगर करंट पीरियड जो है कंसिस्टेंट नहीं है ओपनिंग बैलेंसेस के साथ या चेंजेस को प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, तो ये एक मटेरियल में स्टेटमेंट है। छोटा या बड़ा इशू, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, आप दोनों में से किसी एक तरफ जा सकते हैं। तो 510 ऐसे में कोई बहुत मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है जिसने ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर बात की है। तो आपने इसको 710 के साथ जोड़ के पढ़ा करना है। 710 की कहानी अच्छी तरह से समझ आ गई है, तो हो सकता है कुछ छोटे मोटे सवाल हों, आपने उसको नोट कर लेना है। लेकिन 710 थोड़ा टेक्निकल स्टैंडर्ड है। इंटरेस्टिंगली इसमें से कई दफ़ा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नज़र आता है कि बंदा कहता है कि ये तो मुफ्त में नंबर बांट रहे हैं। वो मुफ्त में तो बांट रहे होते हैं, बस उन्हें ये नहीं पता होता कि वो नंबर लेने किसने हैं। वो तो मुफ्त बांटने के लिए निकलते हैं, हम किसी दूसरे कमरे में वो लंगर लेने पहुंच जाते हैं। वो तो मुफ्त बांट रहे हैं, बट हमें ही नहीं पता कि हमने टक्कर कहाँ मारनी है। तो ऐसे में ना जितना अच्छा मैप बना हुआ होगा उतना आपको फ़ायदा होगा। पास पेपर्स को ज़रूर देखा करें। 700 सीरीज़ के पास पेपर कौन कौन से एरिया से कितने आए हैं। 700 को ज़्यादा उन्होंने टच नहीं किया, इतना बड़ा स्टैंडर्ड, और एक दफ़ा उन्होंने 4 नंबर का सीधा सीधा सवाल पूछ लिया। मतलब ये को बहुत अच्छी बात नहीं थी। 701 जब से आया है तकरीबन हर दूसरी अटेम्प्ट में उसके बारे में ना कुछ और सवाल, और एक सवाल तो उन्हें पसंद है, ड्राफ्ट कर दो की ऑडिट मैटर। नहीं तो वो 2-3 चीज़ों की खिचड़ी पका के कहते हैं बताओ की ऑडिट मैटर के हिसाब से कोई मसला तो नहीं। 705 706 से तकरीबन टिपिकल उसी तरह का सवाल है जिसमें एक अकाउंटिंग का मसला है जिसके ऊपर डिबेट करते करते आप उसको ऑडिट सोल्यूशन दे रहे होते हैं। 710 और 720 से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। पास पेपर को अगर एनालाइज करें तो लगता है कि वो कुछ जगह ना आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, मगर मोटिवेट वो होता है जो वो वाला स्टैंडर्ड पढ़ के गया होता है या जिसने उसको प्रॉपर तरीके से हाईलाइट किया होता है। इससे पहले कि मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँ, आगे चलते हैं। सवाल तो आप साथ साथ नोट करते जा रहे हैं। आखिरी दिन आपने भागना नहीं है। इस वक्त आपके चेहरों पे जो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं ना, आखिरी दिन मैं यहीं पे खड़ा होऊंगा अगर आप भागे ना। आखिरी दिन इनसे कहेंगे कि समोसे एंड पे रखें सवाल जवाब के बाद, फिर जो है ना वो आप लोग करके रहेंगे। खैर, पिछले ऑडिटर की रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन 705 710 का कंबाइंड इशू है, ये वाली बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। 720 अदर इन्फॉर्मेशन। अभी तक अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमने रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन नहीं की थी। अदर इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं? अदर इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, ये दो तो एक दूसरे के बहन भाई हैं, ये तो एक दूसरे के साथ साथ हैं। वो जो एक बड़ा वाला डॉक्यूमेंट है ना, जिस डॉक्यूमेंट में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसमें इन दो के अलावा दुनिया की हर तीसरी चीज़ अदर इन्फॉर्मेशन है। यानी कि कॉमनली क्या होता है, मुल्क का लॉ या कई दफ़ा मुख्तलिफ इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने एंड पे एक एनुअल रिपोर्ट टाइप की चीज़ देनी होती है। जैसे पाकिस्तान में भी आपको पता है कि एनुअल रिपोर्ट होती है। उस एनुअल रिपोर्ट में नोटिस होता है मीटिंग का, उसमें जो है वो डायरेक्टर की रिपोर्ट लगी हुई होती है, ऑडिटर की रिपोर्ट लगी हुई होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, डायरेक्टर की वो चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट होती है लिस्टेड कंपनियों के केस में, और लिस्टेड कंपनियों के केस में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली बातें भी होती हैं। तो कहने का मतलब है कि हर मुल्क की एक एनुअल रिपोर्ट होती है। स्टैंडर्ड ने समझाने की कोशिश की कि एनुअल रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट या कम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है जो टिपिकली एनुअल बेसिस पे बनाया जाता है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, रेगुलेशन या कस्टम वगैरह, जिसमें यूजुअली कुछ खास इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि उस मुल्क के लॉ या फ्रेमवर्क्स ने बताया होता है। स्टैंडर्ड ने अदर इन्फॉर्मेशन को समझाने के लिए इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी। तो अदर इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा इस रिपोर्ट में आने वाली हर तीसरी इन्फॉर्मेशन को कहते हैं। जैसे अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं तो जो डायरेक्टर रिपोर्ट है वो अदर इन्फॉर्मेशन है। बात समझ आ रही है? अब सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन के साथ एक बड़ा मज़ेदार सा क्लैश पड़ेगा। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन का मसला ये था कि मैंने उसे अदर इन्फॉर्मेशन नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? इसलिए कि कंफ्यूजिंगली वो फाइनेंशियल्स का पार्ट लग रही थी।
अगर एक ऐसी चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच हुई हुई है जो दुनिया गलती से फाइनेंशियल्स का हिस्सा समझे तो वो अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है। टेक्निकली बाय डेफिनेशन वो अदर इन्फॉर्मेशन है, बट यूजर्स क्या क्या समझेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सप्लीमेंट है। तो मैंने उस वक्त क्या कहा था, मैं कोशिश करूंगा उसको सेग्रीगेट कर दें। अगर वो उसे सेग्रीगेट कर देंगे तो अब आप जाके जब स्टैंडर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड कहेगा कि अगर वो सेग्रीगेट हो गया तो 720 में चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरे फाइनेंशियल से अलग हो गए तो वो 720 के स्कोप में चला जाएगा। और अगर वो फाइनेंशियल से अलग नहीं हो पाए तो मैं उसे सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन कहते हुए अदर मैटर पैराग्राफ में बताऊंगा कि मेरी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। याद हमने कहा था हम रिपोर्ट में बता देंगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, रिपोर्ट में कहाँ बताएं, 700 ने तो हमें कोई जगह नहीं बताई, तो अदर मैटर पैराग्राफ में बता देंगे कि उसे। तो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल्स के साथ कनेक्टेड वो इन्फॉर्मेशन है जो यूज़र को सेग्रीगेट नहीं हो पा रही, यूज़र उसको फाइनेंशियल समझ रहा है। अगर वो सेग्रीगेट हो जाए, जैसे हमने कहा उसके ऊपर हेडिंग दे दें, अगर वो सेग्रीगेट हो जाए तो वो इस डेफिनेशन में आ जाएगी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा है। एंटिटी की एनुअल रिपोर्ट में इन दो चीज़ों के अलावा हर तीसरी चीज़ अदर इन्फॉर्मेशन है। तो इन्होंने एक अपेंडिक्स में अदर इन्फॉर्मेशन की भी कुछ एग्जांपल्स दी हैं, फिर एक दो पैराग्राफ में उन्होंने एनुअल रिपोर्ट की मुख्तलिफ तरह की एग्जांपल और एनुअल रिपोर्ट के अंदर आने वाले डिफरेंट तरह के कंटेंट्स डिस्कस किए हैं। पाकिस्तान में चूंकि आपको पाकिस्तान के अंदर पता है तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दफ़ा जाके आप वो पैराज में वो एग्जांपल देख लेंगे तो मोटा मोटा आइडिया बन जाएगा। एनुअल रिपोर्ट और अदर इन्फॉर्मेशन समझ आ रही है? समझ आ रही है। अब हो क्या रहा है, आपने जब भी ऑडिट करना है तो आपने मैनेजमेंट से डिस्कस करना है कि मुझे आपसे अदर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी। क्या मतलब, डायरेक्टर रिपोर्ट का हम ऑडिट करते हैं, हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम पिछले ईयर का ऑडिट नहीं करते मगर ओपनिंग बैलेंसेस को देखते हैं, इसी तरह से हम डायरेक्टर रिपोर्ट को ऑडिट तो नहीं कर रहे मगर उसे देखते ज़रूर हैं। अब अगर ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कस करता है तो मैनेजमेंट ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करेगी। किस चीज़ पर डिस्कस करता है, वो पूछेगा कि भाई आपकी एनुअल रिपोर्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, आप किस चीज़ को एनुअल रिपोर्ट कहते हैं और आपका क्या प्लान है, आप इस डॉक्यूमेंट को कब इशू करेंगे। क्या मेरे से ऑडिट रिपोर्ट लेने के बाद आप इसको ऐड करेंगे, उसमें 4 और चीज़ें बना के इसको पब्लिश करेंगे, या मेरी ऑडिट रिपोर्ट तक आप बना चुके होंगे। अगर मेरी ऑडिट रिपोर्ट तक आप बना चुके होंगे तो काइंडली मुझे भी दे दीजिएगा पब्लिश करने से पहले। और अगर मेरी ऑडिट रिपोर्ट के बाद आप बनाएंगे तो जब रिपोर्ट पब्लिश हो जाए और मुझे आप बाद में चीज़ें ऐड करें मुझे दिखा ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है कोई गड़बड़ नज़र आए तो मैं सब्सिक्वेंट इवन 560 वाली बातों के मुताबिक रिपोर्ट में अमेंडमेंट कर लूँ। तो ऐसे में ऑडिटर ने मैनेजमेंट से पूछा कि आपकी एनुअल रिपोर्ट किसे कहते हैं और आपका क्या टाइमलाइन है। फिर उनके साथ अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करेंगे कि आपको डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से पीछे पीछे उस डॉक्यूमेंट का फाइनल वर्जन मिल जाए। और अगर कुछ भी चीज़ें रह गई हैं तो मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि इश्यूएंस से पीछे जो जो डॉक्यूमेंट मिस हो गए थे वो बाद में हमें प्रोवाइड करेंगे। तो लिस्टेड और अदर के केस में मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। हम ये कहते हैं कि जब आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कुछ या सारे के सारे बाद में अवेलेबल होंगे तो रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी ज़रूरी है कि वो ऑडिटर को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, मैनेजमेंट को बता दिया कि मेरे अज़ाइम ख़तरनाक हैं, मुझे आपसे एक और चीज़ भी चाहिए होगी विच इज़ अदर इन्फॉर्मेशन। अगर वो हंस के कहें कि आपके ऑडिट तक तो वो फाइनल ही नहीं हुआ होगा तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, आप मुझे टाइमलाइन बता दें कि आप कब प्रोवाइड करेंगे और मुझे रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दें कि आप जिम्मेदारी लेंगे कि आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। तो मैनेजमेंट से हमने वो अदर इन्फॉर्मेशन तो लेनी ही लेनी है, चाहे हम बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लें चाहे आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लें। अब मैनेजमेंट या दोस्त शाह विद गवर्नेंस से आप अपनी एक्सपेक्टेशन चाहें तो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। इवन आप एंगेजमेंट लेटर के याद है ऑप्शनल कंटेंट्स कि अगर जजमेंट आपको कहे तो आप उस वक्त भी उन्हें बता सकते हैं कि मैं एंड पे आपसे अदर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर सकता हूं, तो आपने उस टाइम पे नाराज़ नहीं होना। तो आप शुरू में भी उन्हें बता सकते हैं। ऑडिटर एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करवा सकता है, मैनेजमेंट से ये कम्युनिकेट कर सकता है कि फाइनल वर्जन ऑफ एनुअल रिपोर्ट टाइमली बेसिस पे मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ और अगर उसमें कुछ मसलों मसाइल हो तो जहन रखें कि मैं उसकी वजह से भी रिपोर्ट में गड़बड़ कर सकता हूँ। ये तो अगला नाजुक मरहला है ना कि अगर उसमें गड़बड़ है तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को किस तरह से चेंज करूँ। यहाँ तक बात समझ आ रही है? यहाँ तक बात समझ आ रही है। अदर इन्फॉर्मेशन मैंने देखनी है और उसको मैच करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने फाइनेंशियल्स के साथ। हमने देखना है कि कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन में। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर रिपोर्ट उठा के देखी, उसमें लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारी सेल्स डबल हो गई हैं, जबकि अकाउंट्स में देखा तो सेल्स तो 1.5 गुना भी नहीं हुई हुई।
डायरेक्टर रिपोर्ट में उन्होंने न्यूमेरिक नहीं बताए थे, ये नहीं बताया हमारी सेल इतने मिलियन हो गई, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेल डबल हो गई। तो ये वर्ड डबल कंफ्यूज करेगा, क्योंकि हमारी सेल तो डबल नहीं हुई। तो हम देखेंगे कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन को मैच करेंगे, वर्ड्स को मैच करेंगे, और फिर अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई क्लैश है तो उसकी रिकंसिलिएशन लेंगे, और फिर देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिस तरह से चीज़ें बताई जा रही हैं और डायरेक्टर रिपोर्ट या इस तरह की इन्फॉर्मेशन में जिस तरह से चीज़ें बताई जा रही हैं कि उनके दरमियान इस लेवल का क्लैश तो नहीं कि यूज़र परेशान हो जाए। और जब अदर इन्फॉर्मेशन और ऑडिटर की नॉलेज में आपस में इनकंसिस्टेंसी आ जाए, फॉर एग्जांपल अदर इन्फॉर्मेशन में उन्होंने लिखा हुआ है कि इस दफ़ा हम जो है वो इरादा कर रहे हैं कि हम अपने प्लांट को गैस पे शिफ्ट कर दें ताकि वो ज़्यादा बेहतर एनर्जी कंज्यूम करे। आपने जुमला सुना, आपके ऑडिट से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन आगे के इनके प्लान से ताल्लुक है, मगर ये जुमला आपकी अंडरस्टैंडिंग से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि आपने 2 दिन पहले ही इनके साथ जब वर्किंग कर रहे थे और चीज़ें फाइनल कर रहे थे तो इस वक्त इन्होंने बताया था कि जी इस वक्त तो हमें एनर्जी क्राइसिस अच्छा खासा हो गया है, और गैस का तो आपको पता है कि वैसी गैस की लोड शेडिंग इतनी है और कमर्शियल सार्फिन के लिए तो और बड़े मसले हैं, तो हम तो गैस की तरफ भी नहीं जा सकते। और डायरेक्टर रिपोर्ट में आप क्या देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम गैस का प्लांट लगाएंगे। अब हो सकता है या तो वो झूठ बोल रहे हो, या हो सकता है मैंने इन्फॉर्मेशन गलत सुनी हो, या शायद मेरी नॉलेज अपडेट होने वाली हो। तो जब भी अदर इन्फॉर्मेशन में कोई क्लैश आए, एक तो मैं देखूंगा वो क्लैश फाइनेंशियल से है या मेरी अंडरस्टैंडिंग से है, और अगर किसी भी लेवल का क्लैश है तो मैं देखूंगा, मैं एविडेंस को दोबारा से कलेक्ट करूंगा, मैनेजमेंट दोस्त गवर्नेंस से डिस्कस करूंगा, बोर्ड मीटिंग के मिनट देखूंगा, और मैं देखूंगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो नहीं कोई मसला आ रहा। तो ये 3 चीज़ें हो गई, एक है अदर इन्फॉर्मेशन, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक है मेरी अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गैस का तस्करा भी ना हो, लेकिन मेरी जो इनसे डिस्कशन हुई है इन्होंने बताया था कि ये लोग गैस पे नहीं शिफ्ट होने लगे, मगर डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि ये लोग गैस की यूनिट पे शिफ्ट होने लगे हैं। ये चीज़ें ऑडिटर को थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। स्टैंडर्ड बहुत जज्बाती हैं, वो कह रहे हैं ऑडिटर बहुत ही जिम्मेदारी ले। चले ले लेते हैं, हमारा क्या है, जब मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर टू एग्जिस्ट या अदर इन्फॉर्मेशन अपीयर्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। ये जुमला सेम नहीं है, दोनों का सेम मतलब तो नहीं कहीं। Material inconsistency appears to exist और other information appears to be materially misstated। पहले का मतलब है या मेरे नॉलेज या फाइनेंशियल्स में मसला, और दूसरा अदर इन्फॉर्मेशन में। देखिए अगर अदर इन्फॉर्मेशन मेरे नॉलेज से मैच नहीं कर रही तो 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वो झूठ है, अदर इन्फॉर्मेशन अपीयर्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड, या मुझे लग रहा है कि एक इनकंसिस्टेंसी है अपनी गलत फहमी की वजह से, तो मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अगर मुझे लग रहा है कि दैट अपीयर्स टू बी देयर। बात समझ आई। और इसी तरह से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन को मैच करूं और दोनों में क्लैश लग रहा हो बगैर रिकंसिलिएशन बनाए, तो हो सकता है मैं कहूँगा देयर अपीयर्स के कुछ ना कुछ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है। तो या तो अदर इन्फॉर्मेशन गलत लग रही हो या पहली 2 चीज़ों के ऊपर आपको डाउट है। तो बेसिकली इसमें 3 तरह के आउटकम हो सकते हैं, या तो अदर इन्फॉर्मेशन में मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है, या मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंटिटी और उसकी इन्वायरमेंट अपडेट होने वाली है। बात कुछ समझ आई। ये 3 तरह के इशूज़ हैं, या अदर इन्फॉर्मेशन गलत है, या फाइनेंशियल गलत है, या मुझे बात है ना कि उन्होंने कहा इस दफ़ा हमारी सेल्स डबल हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स 1.5 गुना हुई हुई है, तो या तो फाइनेंशियल झूठे हैं या ऑडिट रिपोर्ट। तो हम सोच रहे थे कि अदर इन्फॉर्मेशन का हमसे क्या ताल्लुक, हम तो फाइनेंशियल्स को ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन पे मौजूद किसी चीज़ ने एक डाउट क्रिएट कर दिया कि मेरे फाइनेंशियल्स भी झूठे हो सकते हैं। तो शायद इस एरिया के ऊपर मुझे पहले एश्योरेंस नहीं आई थी, लेकिन उनकी डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखे हुए उस जुमले ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया है कि शायद मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल में स्टेटमेंट मौजूद हो। तो अब जब डाउट क्रिएट हो गया तो ऑडिटर तो हाथ धो के पीछे पड़ जाता है, आपको पता है। अब ऑडिटर अजियत देगा। अगर ऑडिटर को समझ नहीं आ रहा हो कि मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अभी है या नहीं है, या अदर इन्फॉर्मेशन जो है ना, मतलब आपको डाउट हुआ, आपकी अंडरस्टैंडिंग थी गैस वाली कि गैस की यूनिट को इस तरह से करके, मैनेजमेंट से आपने जाके पूछा जी मुझे तो आपने बताया था कि हम गैस का यूनिट नहीं लगा रहे, उन्होंने कहा नहीं असल में वो स्कोप 3 टाइप की मिशंस होती है ना, तो उसके लिए हमें गैस का वो वाला गैल्वेनोमीटर वाले वो यूनिट लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर वाला जो यूनिट है और टेप्टोमीटर वाला जो यूनिट है उसको मसला नहीं है, जबकि जो गैगामीटर है और जो सेंटीमीटर है वो वाली चीज़ हमारी सेट है। तो ये तो सेट है, लेकिन ऑडिटर अपसेट हो गया। मतलब जब उसने पूछा आपने तो मुझे कहा था, हाँ आपको भी यही कहा था, तो डायरेक्टर ये भी सच है और मुझे जो बताया था वो भी सच है।
तो ऑडिटर ने कहा मुझे कहा था गैस का यूनिट नहीं लगाना, उधर कह रहे हो गैस का यूनिट लगाना है। तो उन्होंने कहा ओहो सर वो तो वो वाला टेप्टोमीटर वाला यूनिट है और आपको तो गैल्वोमीटर वाले यूनिट की बात की थी। अब ऑडिटर घबरा गया, उसने कहा अब नहीं पता लग रहा है ये सच्चे हैं झूठे हैं। तो अगर चीज़ें नहीं क्लियर हो रही, थर्ड एक्सपर्ट को ले आए, बाहर से बंदा ले आए, उसको कहें कि मुझे तो नहीं समझ आ रही है क्या बातें कर रहे हैं, तुम ज़रा समझो और मुझे बताओ कि ये डायरेक्ट रिपोर्ट झूठी है या फाइनेंशियल झूठे हैं या मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है या सब सही है और मैं पागल होने वाला हूँ। तो मतलब कोई ना कोई आउटकम तो निकले। तो अगर वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा तो वो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि किसी क्वालिफाइड थर्ड पार्टी को बीच में लेके आते हैं, ज़रा देखें तो सही मामला क्या है, किस तरफ जा रहा है। और अगर मैनेजमेंट की कंसल्टेशन और उनकी बात सुनने के बाद स्टिल आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या होगा, तो शायद आप एंटिटी जो आपका अपना लीगल काउंसिल है उनसे पूछें। शायद आप उनको बुला के कहेंगे भाई ये जो बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है वो इनको समझ नहीं आ रही। ऐसे में बताओ क्या मैं रिपोर्ट ख़राब कर सकता हूँ? और बताओ अगर मैंने रिपोर्ट ख़राब कर दिया तो मेरे ऊपर केस तो नहीं कर देंगे? क्योंकि मामला आपकी रेंज से निकल रहा है। यू आर नॉट श्योर कि फाइनेंशियल सच्चे हैं, बट यू आर नॉट श्योर कि फाइनेंशियल झूठे हैं, और आपकी इन्फॉर्मेशन एड्रेस नहीं कर पा रही। बहुत ज़्यादा घबराहट है, कोशिश करें, मशवरा लेके देख लें, विड्रॉल पॉसिबल है, छोड़ के चले जाएं। खामखा एक ऐसे इशू में अपने आप को फंसाना जिसमें जो है वो हम उलझ जाएंगे और चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो इसका मतलब है कि अगर इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ कन्फ्यूजन है और ऑडिटर की नॉलेज सही से अपडेट नहीं हो पा रही, तो देयर आर चांसेस कि शायद अगर वो ज़्यादा एंड ऑफ ऑडिट तक नहीं पहुंचा तो वो विड्रॉल की तरफ जाने की कोशिश करे, अगर विड्रॉल पॉसिबल हुआ लॉज एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन की मिस स्टेटमेंट से शायर की क्या मुराद है? मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट व्हेन अदर इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्टली स्टेटेड, या तो झूठ लिखा हुआ है और अदरवाइज मिसलीडिंग, क्योंकि इट omits or obscures information necessary for proper understanding of a matter disclosed in the information। अगर अदर इन्फॉर्मेशन में जान के कुछ छुपा लिया या कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया, तो अदर इन्फॉर्मेशन में झूठ होना या अदर इन्फॉर्मेशन में एक ज़रूरी चीज़ का जान के गायब किया जाना शायद मिस स्टेटमेंट की तरफ ले जा रहा हो। क्या मतलब है? ये कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो जान के गायब की जाए और अकाउंट गलत हो? डायरेक्टर रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ जो जान के उन्होंने छुपा ली। इस दफ़ा भी हमारी सेल्स में एक अच्छा इंक्रीजिंग ट्रेंड नज़र आया पिछली दफ़ा की तरह, और उसके साथ कोई डाटा शेयर नहीं किया। ये इंफॉर्मेशन गलत तरीके से प्रेजेंट की गई है, ये डिसीव कर रही है। इस दफ़ा ईपीएस शो ही नहीं की, तो उससे क्या होगा? या फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अगेन ईपीएस दोनों जगह आनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आनी है। कंपनी लॉ के मुताबिक वो कहते हैं आप डायरेक्टर रिपोर्ट पब्लिक कंपनी में भी ईपीएस दिखाएं। कंपनी में लॉस है और इस दफ़ा आपने एक चार्ट दिखाया 5 साल पहले की ईपीएस ये फलाना फलाना फलाना, और इस साल की ईपीएस आई, नीचे लिख दिया डाटा नॉट अवेलेबल। बड़ा प्यारा जुमला है। आपने ये थोड़ी कहा कि मतलब हमें अर्निंग नहीं हुई या हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, आपने लिख दिया डाटा नॉट अवेलेबल। अभी डाटा नॉट अवेलेबल वाली बात भी शायद यूज़र को खामखा गलत फहमी क्रिएट कर दे, वो समझें कि इस दफ़ा भी कुछ अर्निंग हुई होगी लेकिन इनको एट टाइम ऑफ रिपोर्ट शायद डाटा अवेलेबल नहीं था। बात कुछ समझ आई? तो अदर इन्फॉर्मेशन झूठी भी हो सकती है, मिसलीडिंग भी हो सकती है, और अदरवाइज़ कई दफ़ा उसमें काम की इन्फॉर्मेशन गायब करने से भी मकासद पूरे हो जाएंगे। अब ज़रा समझते हैं, अगर अदर इन्फॉर्मेशन में मेटीरियल मिसस्टेटमेंट हुई, अदर इन्फॉर्मेशन में मेटीरियल मिसस्टेटमेंट हुई, तो ऑडिटर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि आप अदर इन्फॉर्मेशन को ठीक कर दें। ऑडिट किसका कर रहे हैं हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। गड़बड़ कहाँ है? डायरेक्टर रिपोर्ट में या अदर इन्फॉर्मेशन में, और हमारी फरमाइश चेक करें, हम उनसे कह रहे हैं कि आप अदर इन्फॉर्मेशन को ठीक कर दें। अगर मैनेजमेंट हमारी बात मान जाए, अगर वो शरीफ लोग हों, हालांकि हमारे स्कोप में नहीं आता, लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि डायरेक्टर रिपोर्ट ठीक करें, तो अगर वो मान जाएं तो हम चेक करेंगे कि क्या करेक्शन प्रॉपर तरीके से हो गई है। अगर वो करेक्ट करने से इनकार कर दें तो हम दोस्त चाविद गवर्नेंस को कहेंगे भाई मामला बड़ा संगीन है, ज़रा अपने नीचे वालों से कहें एडजस्ट करें अपने अदर इन्फॉर्मेशन को। अगर अदर इन्फॉर्मेशन दोस्त चाविद गवर्नेंस के बाद भी ठीक ना हुई तो वो देखेगा कि इसका वो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या असर डाल सकता है, और अगर पॉसिबल हो तो वो विड्रॉ के बारे में भी सोच सकता है। मसला फाइनेंशियल्स में नहीं है, अदर इन्फॉर्मेशन में है। और ऑडिटर हो गया जज्बाती, वो कह रहा है अगर अदर इन्फॉर्मेशन में मसला रहा तो मैं रिपोर्ट के साथ भी कुछ खिलवाड़ कर सकता हूँ, या इन एक्सट्रीम केसेस ऑडिट छोड़ के भी भाग सकता हूँ।
क्यों है इतना जज्बाती ऑडिटर? मतलब अगर अदर इन्फॉर्मेशन झूठी है तो इसका मतलब है ये झूठे लोग हैं। यूजर के इफेक्ट कर सकता है उसकी, पता नहीं आपका आधा एथिकली उसको एसोसिएट नहीं होना चाहिए ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ जो मटेरियली फॉल्स हो। ठीक, तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि आपको एसोसिएट नहीं होना चाहिए ऐसी इंफॉर्मेशन से जो कि गलत है। यानी कि अगर एक चीज़ गलत है, अब मज़े की बात है कि डायरेक्टर रिपोर्ट में ये तो नहीं लिखा हुआ कि ऑडिटर ने ऑडिट किया है, मगर डायरेक्टर रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट में है और जिसने भी ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़नी है उसने वो डॉक्यूमेंट भी साथ पढ़ना है, और उस डॉक्यूमेंट में तस्वीरें भी ज़्यादा होती हैं, लोग पढ़ते भी शौक से हैं। अकाउंट्स तो वैसे ही बड़े बोर से होते हैं, उसमें ग्राफ चार्ट, ये कंपनी की दीवारें, ये वो सारा कुछ है, वो फैक्ट्री लाइटें, मतलब रौनक से भरपूर होती है डायरेक्टर रिपोर्ट। और इधर से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बड़े बोरिंग से हैं, ऑडिटर की रिपोर्ट भी बड़ी बोरिंग है। तो ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ते साथ ही लोग डायरेक्टर रिपोर्ट भी पढ़ते हैं, तो हो सकता है रिपोर्ट और अकाउंट्स इतना डिटेल से ना पढ़े हो मगर अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको देख रहे हो। हाँ, ऑडिटर की रिपोर्ट अगर तो 1.5-2 सफ़े की है तो अक्सर यूज़र उसको तो पढ़ लेंगे। तो ऑडिटर चाहता है कि अगर अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है तो मैं अपनी रिपोर्ट में लोगों को अलर्ट कर दूँ। तो इसका मतलब है कि अगर अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ होगी तो आप मैनेजमेंट को कहेंगे ठीक कर लो, वो नहीं मानेंगे तो दोस्तावेज गवर्नेंस से कहेंगे, और अगर फिर भी मसला सही नहीं होगा तो आप देखेंगे कि क्या मुझे रिपोर्ट में कुछ चेंज करना चाहिए या मुझे ऑडिट से भाग जाना चाहिए। अब ये रिपोर्ट पे क्या इम्प्लीकेशन होगी, इस सवाल को सवाल रखते हैं, आगे चलते हैं। अगर ऑडिटर इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि अदर इन्फॉर्मेशन आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो उसे मिली है उसमें चेंज है, अब अगेन डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद ऑडिटर की पैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो अदर इन्फॉर्मेशन जो शुरू में उन्होंने वादा किया था बाद में उन्होंने आपको बताया, तो हम देखेंगे अदर इन्फॉर्मेशन ठीक करवाई गई है तो वो ऊपर वाले प्रोसीजर लगाएंगे, और अगर ठीक नहीं करवाई तो फिर हम उनसे पूछेंगे दोस्तावेज गवर्नेंस है, और उनसे कहेंगे कि देखो अब हम वही सारे स्टेप्स ले सकते हैं जो हम 560 में ले सकते हैं। 560 में अगर आपको याद हो तो ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद भी ऑडिटर एक्सटेंडेड जिम्मेदारी लेता है। तो यहाँ पे कुछ 1-2 ऐसे पैराज आएंगे जिनकी समझ आपको तब तक नहीं आएगी जब तक 560 का आपको साइकिल क्लियर ना हो कि अगर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे क्या मसला हो तो हम किस किस लेवल पे उसको आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि अगर तो उस डेट के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उससे कुछ मामला हुआ है तो हम 560 वाले प्रोसीजर्स लगाएंगे। अभी तक सवाल हमारे जहन में है कि हम अपनी रिपोर्ट में अदर इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करने जा रहे हैं। दूसरा और तीसरा आउटकम, पहला आउटकम क्या था, अदर इन्फॉर्मेशन झूठी हो, अदर इन्फॉर्मेशन झूठी हो उनसे कहेंगे ठीक करें, नहीं मानेंगे बड़ों के पास जाएंगे, फिर भी नहीं मानेंगे तो हम रिपोर्ट में कुछ ऐसा करेंगे जो अभी हमने पढ़ना है। 2 या 3 में से कोई मसला हो, यानी अगर मुझे साबित हो जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है या मुझे साबित हो जाए कि मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है तो स्टैंडर्ड से तो बाहर निकल आए। अब तो मामला नॉर्मल ऑडिट का आ गया। अगर मेरे फाइनेंशियल्स गलत हैं फिर तो 705 एप्लीकेबल है, फिर तो मेरी बाकी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, फिर तो मुझे नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स की तरफ आना है। अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है, मुझे 315 पढ़ना चाहिए, 450 पढ़ना चाहिए। तो टेक्निकली अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ निकल आई या अंडरस्टैंडिंग में कोई गड़बड़ निकल आई, और जबकि इस वक्त मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट तक पहुंच गया हूं, तो हो सकता है मुझे 560 को देखना पड़े, 315 को देखना पड़े, 705 को देखना पड़े। कहने का मतलब अब ये मसला स्टैंडर्ड का नहीं है, ये मसला है पूरे ऑडिट का। अदर इन्फॉर्मेशन देखी, उसमें लिखा था सेल्स डबल हुई हैं, अकाउंट्स देखे सेल हुई थी 1.5 गुना, जब गौर से वेरीफाई किया तो पता लगा सेल वाकई 2 गुना हुई थी, यहाँ पे गलती हुई है। जब यहाँ पे गलती हुई है तो मटेरियल में स्टेटमेंट मैनेजमेंट से कहेंगे ठीक करो, वो नहीं मानेंगे तो मतलब हम फिर नॉर्मल ऑडिट की तरफ चले जाएंगे। तो इसका मतलब है अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ हो तो फिर तो स्टैंडर्ड ने उसका हमें तरीका बताया है, और जब अदर इन्फॉर्मेशन के बजाय फाइनेंशियल्स में कोई गड़बड़ हो या मेरी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होने वाली हो या मेरी रिस्क असेसमेंट बेहतर होने वाली है, फिर हम ऑडिटिंग के नॉर्मल स्टैंडर्ड्स की तरफ चले जाएंगे और वो हमें बताएंगे कि हमने क्या करना है। डन। पुरानी बातें हो गई, 2015-16 वाले स्टैंडर्ड में इस तरह का होता था, अब ये अल्फाज चेंज हो गए। उस वक्त इनकंसिस्टेंसी और मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट था। अब ये 3 सिचुएशन है, या अदर इन्फॉर्मेशन में मसला है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला है, या ऑडिटर की नॉलेज अपडेट होने वाली है। वो पिछले अल्फाज ख़त्म हो गए, अब वो वाले वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते। 720 रिपोर्टिंग, वो जो हमारा सवाल था वो आ गया। ऑल्दो अब आप लोगों को रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो है ना वो कमरे में समोसे एंटर हो चुके हैं, तो उसके बाद खैर मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आप लोग मेरी तरफ तवज्जो रखें। अब ऑडिटर की हमेशा रिपोर्ट में एक पोर्शन आएगा जिसका नाम होगा अदर इन्फॉर्मेशन। हमने अभी तक अदर इन्फॉर्मेशन की बात ही नहीं की थी। अदर इन्फॉर्मेशन साफ रिपोर्ट का हिस्सा है,
याद है वो 7वां कंटेंट जिसकी भी तक आपकी रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन आएगा जिसका नाम होगा अदर इन्फॉर्मेशन या कोई भी और मुनासिब हेडिंग जो कि आपको उस वक्त लगे। जब एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर ने अदर इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है लिस्टेड एंटिटीज के लिए और कुछ या सिलेक्टेड अदर इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है अदर देन लिस्टेड, इसका मतलब ये है कि जो अदर देन लिस्टेड है उसमें आपको डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक जितनी मिल जाए काफ़ी है, बस उससे ज़्यादा स्कोप मत बढ़ाएं। लिस्टेड में जितनी मिल गई है वो तो पकड़ लें और आप उनसे कहेंगे मुझे मजीद चाहिए और वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको दें। तो अगेन लिस्टेड में अगर आपको मिल गई है प्लस यू एक्सपेक्ट कि आपको कुछ मजीद मिलना है और बाकियों में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो फिर आप लोगों ने अदर इन्फॉर्मेशन में क्या बताना है। सबसे पहले स्टेटमेंट कि अदर इन्फॉर्मेशन मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इनकी जिम्मेदारी है। देन अदर इन्फॉर्मेशन की आइडेंटिफिकेशन के डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से पीछे मैंने ये हासिल कर ली थी और आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मुझे फलाना फलाना लिस्टेड कंपनी में मिलने वाली है। इसका मतलब लिस्टेड कंपनी ना हुई तो ये सेंटेंस गायब हो जाएगा, आप सिर्फ कहेंगे कि मुझे डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक इतनी इन्फॉर्मेशन मिली। स्टेटमेंट की मेरी ओपिनियन अदर इन्फॉर्मेशन को कवर नहीं करती और ना ही मैं अदर इन्फॉर्मेशन पे किसी किस्म की एश्योरेंस दे रहा हूँ। ये बात समझ आ गई? क्या हुआ जी? चलें, ब्रेक बहुत करीब है। ये बात समझ आई? मेरी जिम्मेदारी क्या है? अदर इन्फॉर्मेशन को पढ़ाने समझने समझाने से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन जो प्रायर टू डेट ऑफ दिस हासिल की गई है उसके बारे में अब मुझे दो में से कोई एक बात करनी है। ऑडिटर हैज़ नथिंग टू रिपोर्ट या मेरी अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर ये मसला है। हम फंस गए थे, अदर इन्फॉर्मेशन में झूठ लिखा हुआ है तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन खराब भी नहीं कर सकता। मैं क्या कहूँगा फाइनेंशियल में कहाँ झूठ लिखा, फाइनेंशियल तो सच्चे हैं। और अगर अदर इन्फॉर्मेशन को छोड़ दूंगा वो भी मुनासिब बात नहीं होगी और अदर इन्फॉर्मेशन की वजह से फाइनेंशियल्स के ऊपर ओपिनियन मॉडिफाई कर दूंगा तो रिपोर्ट भी खराब हो जाएगी। सोल्यूशन निकाल दिया स्टैंडर्ड ने, उन्होंने कहा 700 ऑफिशियल 700 के अंदर अदर इन्फॉर्मेशन का एक पोर्शन डालो और उस पोर्शन के एंड पे इफ़ यू आर कंटेंटेड विद उनके ट्रीटमेंट तो आप कहें अदर इन्फॉर्मेशन पे आई हैव नथिंग टू रिपोर्ट। और अगर आपको उन पर कोई क्लैश है तो इस साफ रिपोर्ट के साफ एरिया के अंदर गंदी सी बात कर दें कि आप कह दें कि इनकी अदर इन्फॉर्मेशन इनकी डायरेक्टर रिपोर्ट में ये वाली चीज़ में ये चीज़ का मसला है जिसकी वजह से अदर इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से मेटीरियली मिसस्टेटेड है। अगेन वो तो हमारी पहली कोशिश थी। वो हमने क्या देखा था, हमने दो ऑप्शन देखे थे कि या तो रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन की तरफ चले जाएं या अगर आपको हालात बहुत संगीन लग रहे हैं तो विड्रॉ की तरफ चले जाएं। तो रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन उस वक्त हमने नहीं देखी थी, हमने विड्रॉ की बात की थी। तो मैंने कहा था रिपोर्ट के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो अब हर ऑडिट रिपोर्ट में एक अदर इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। लिस्टेड के केस में वो जो मिली है वो और जो नहीं मिली उसको भी कवर करेगी और बाकी केसेस में जो मिल गई है बस उसको कवर करेगी। आप बताएंगे अदर इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ें शामिल हैं, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मैं उसके ऊपर ओपिनियन नहीं दे रहा। बहरहाल मेरी जिम्मेदारी था उसे देखना और उसको मैच करना। उस जिम्मेदारी में मुझे ये दो इनकन्सिस्टेंसीज नजर आई और इनकी अदर इन्फॉर्मेशन में टू मी ये झूठ है। तो आपने उनकी डायरेक्टर रिपोर्ट के ऊपर भी कोई बात उस तरह से नहीं की, आपने अपनी अदर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बता दिया कि आपके हिसाब से उनकी डायरेक्टर रिपोर्ट में दी गई वो वाली चीज़ आपको ठीक नहीं लग रही और ये भी बता दिया कि मेरी जिम्मेदारी उसकी ऑडिट की नहीं है, मैं सिर्फ एवं शिकायत लगा रहा हूँ आपको। जब आपने रिपोर्टिंग में ये सब कुछ कर दिया तो मसला ही हल हो गया। बाकी तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बातें आ जाती हैं। अगर ऑडिटर को लॉ या रेगुलेशन किसी स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन के वो कहते हैं कि आपने जो है वो रिपोर्ट का स्पेसिफिक लेआउट या वर्डिंग यूज़ करना है, याद है ये बात दो जगह पहले भी पढ़ी है। 210 ने बताया था वर्डिंग, 700 ने बताया था कंटेंट्स। उस वक्त तक थ्रू आउट हम अदर इन्फॉर्मेशन पे तो तस्करा करते ही नहीं थे। अब अदर इन्फॉर्मेशन के अपने स्टैंडर्ड ने कहा है कि अगर किसी मुल्क में स्पेसिफिक लेआउट या वर्डिंग यूज़ हो और उसमें हेडिंग हो अदर इन्फॉर्मेशन, सिर्फ हेडिंग काफ़ी नहीं है, आप देखेंगे उसमें कम से कम ये 2-3 बातें मिल जाएं। अगर मिल गई तो आप कहेंगे मैंने ISA के मुताबिक ऑडिट किया है। वो 2-3 बातें क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट जिसमें ऑडिटर का आउटकम क्या है इस काम के हवाले से। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी मुल्क में किसी जगह पे कोई खास फॉर्मेट रिपोर्ट का यूज़ हो रहा है और उस रिपोर्ट में अदर इन्फॉर्मेशन का कंटेंट भी है तो सिर्फ उसकी हेडिंग मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैं देखूंगा कि उसमें ये दोनों तीनों बातें कवर हो रही हैं। अगर ये दोनों तीनों बातें कवर हो रही हैं तो 720 की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। बात समझ आई? तो ये एक यूनिक सा एरिया 710 720 थोड़े से
वो स्टैंडर्ड है जिनकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते। और इंतहाई मज़े की बात है कि यहाँ से कई दफ़ा एक बहुत मज़े का आसान सा सीधा सा सवाल मिस हो जाता है जस्ट बिकॉज स्टैंडर्ड के अंदर उतरते हुए डर लगता है। 720 काफ़ी बड़ा है, 710 तो फिर भी रीज़नेबल स्ट्रेंथ का है, 720 काफ़ी लंबा चौड़ा सा है, लेकिन बातें इतनी मुश्किल नहीं है। क्या आपको सारी बातें समझ आ गई?